मेरा पहले तो शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपकी शो में इनवाइट किया। बात यह है कि मैं 2014 से ये सब्जेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं त्रिवेंद्रम में था, एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था जो मुझे अंदर से झिझोड़ दिया था और मुझे लगा था कि मुझे इस सब्जेक्ट को, इस इंसिडेंस को थोड़ा चेस करना, थोड़ा ढूंढना है। बात ये थी कि एक 19 साल की लड़की थी। उस लड़की को करीबन 1 साल से उसकी इंडोक्ट्रिनेशन किया गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके एक लड़के से उसको शादी कराया गया था। और जब ये यहाँ तक ठीक था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसकी अनजाने में उसकी पासपोर्ट वीज़ा बन गया था, उसको सीरिया ले जाने की सारी तैयारी थी। और ये 4-5 दिन के अंदर, शादी के 4-5 दिन के अंदर वो लड़की को पता चल जाता है और वो लड़की वहाँ से भागने में सक्षम होता है और वो भाग के वापस आ जाती है और उसकी शादी को टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो दोबारा हिंदू धर्म में आ जाते हैं। वो लड़की थी कासरगोड की। कासरगोड केरल की एकदम नॉर्दर्न मोस्ट एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो मैंगलोर, कर्नाटका की मैंगलोर के साथ जुड़ा हुआ है। और उस तरह की ये बोला जाता था कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वो इस्लामिक टेरर ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वो लड़की को जब वो घर वापस आती है तो उसको मीडिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन उसको चेस करने लगती है। आप समझ सकते हैं इस तरह की इतने बड़े एक हादसा होता है। तो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, ट्रॉमा में थी। तो उसको माँ बाप डिसाइड करते हैं कि उसको गांव में ले जाएंगे ताकि वो ये सब मीडिया फोकस से दूर रहे। तो शाम की एक ट्रेन से ये लड़की उसके माँ बाप के साथ कासरगोड पहुंचते हैं नेक्स्ट डे सुबह। और कासरगोड स्टेशन से जब वो अपने गांव पहुंचता है, देखता है एक रात पहले उसके घर को जला के बिल्कुल जमीन के साथ मिटा दिया जाता है, कुछ भी बचा नहीं था उसके घर की। तो ये जो इंसिडेंस था, ये इंसिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाता है। मुझे लगा कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल कन्वर्शन नहीं था, नॉर्मल प्रेम विवाह नहीं था, क्योंकि इसमें जो चीज़ें उभर के आए वो बहुत एक क्वेश्चन क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा एक संभावना दिख रहा था। तो मैं इसके ऊपर कुछ और लड़कियों से मिलने लगे। तो मैं कोची में कोची की जस्ट आउटस्कर्ट में 10-12 लड़कियों से मिलने गए एक दिन। त्रिवेंद्रम से इन लोगों की लड़कियों के बारे में खबर मिला मुझे। वहाँ पे जाने के बाद देखा कि एक छोटा सा 2 रूम फ्लैट में करीबन 12 लड़की है जिसमें बिजली कटा हुआ है। और ये लड़की 3 दिन से खाना नहीं खाए, ये 12 लड़की। ये जब सब्जियां लेके गांव बाजार से आते हैं, कुछ लोकल लड़के ने उसका बैग छीन लेता है या बैग को फाड़ देता है ताकि सब्जियां गिर जाते हैं। और इनको धमकियां मिलती है कि इनको यहाँ से जान से मार देंगे, उनको घर छोड़ देना है। तो इन लड़कियों से मतलब मैं इंटरव्यू करने गया था। एक दोनों दरवाजा की जो छोटा सा एक स्पेस था, उनमें से जो लाइट आ रहा था, उसी लाइट में मैं इन लड़कियों को इंटरव्यू किया। तो ये पता चला कि अगर नॉर्मल कन्वर्जन होता है ना, तो उसकी धर्म परिवर्तन होता है, शादी होता है। हालांकि मुझे ये बात हमेशा खटकता था कि प्रेम है, शादी करना है, उसमें धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है, वो मुझे समझ में नहीं आया था। दूसरा, वो धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ लड़कियों के बारे में ही होता था, लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जाता था, लड़कों को नहीं। ये दोनों था, लेकिन जैसे कि हमारे देश का कानून है, 18 साल के ऊपर की लड़की लड़का होगा तो कानून कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरी दायरे का नहीं था। लेकिन इसमें जब सीरिया, येमेन ले जाने की इश्यूज आए, मुझे ये भी पता चला कि जो लड़की इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद जब राजी होता है कन्वर्शन के लिए, हर दिन उसकी सिम कार्ड 4 बार बदला जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो 2 गाड़ियों के बीच में उसको बदलना पड़ता है। और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में लगा उस लड़कियों से बात करते करते, जिससे पता चला सऊदी अरबिया से
जो जो ड्रग्स, एम्फेटामिन, कैप्टागन जैसे ड्रग्स जो आईसिस की जिहादियों को खिलाया जाता है, वो केरल में मिलने लगा है। ये भी पता चला कि कुछ लड़कियों की बोर्डिंग पास नंबर और होटल की फॉल्स होटल बुकिंग की एड्रेस दुबई में, सऊदी अरेबिया में, श्रीलंका में, तो मुझे ये यकीन हो गया था कि ये सिंपल 18 साल उम्र की लड़का लड़की की प्रेम कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी की हिस्सा है। ये एक ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी की हिस्सा है जिसकी रूट हो सकता है कुछ बहुत बड़ा इंटरनेशनल माफिया या रैकेट के साथ जुड़ा हुआ। तब से मुझे ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप की एक्टिविटी नजर आने लगे और मैंने 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, इन द नेम ऑफ लव, मेलंकली ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। उसको लंदन में लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। लेकिन वो फिल्म मैंने इंडिया देश में किसी को दिखा नहीं पाया। मैं जेएनयू में एक शो करने गया तो मतलब मारपीट हुआ, जेएनयू में बहुत ही बड़ा एक हंगामा हुआ जिसके तहत मुझे फिल्म दिखाने के लिए पुलिस मुझे मना किया कि 2019 में इलेक्शन है, आप ये फिल्म नहीं दिखा सकते। तब से मुझे लगा कि एक फिल्म बनाना चाहिए। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो भारतीय लड़कियों की फंसा के, बहला के, फुसला के उसके अंदर एक रेडिकल थॉट डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे लड़की सीरिया, येमेन, इराक चले जाते हैं। जो लड़कियां रह जाती हैं उनके अंदर एक एंटी कंट्री, एंटी नेशन, एंटी सोसाइटी एक जो भावनाएं डाल दिया जाता है। बहुत सारे लड़कियों ने, मैंने कम से कम 200-300 लड़कियों से बात की, वो मुझे जब सारी कुछ इकट्ठा की तब मुझे लगा एक बड़े पर्दे की फिल्म बनाना चाहिए। मुश्किल था पैसा जुगाड़ करना, लेकिन मिल गया। था विपुल शाह जी एक बहुत इमोशनल हो गए थे मेरी कहानी सुनने के बाद, और उन्होंने बोला कि हम बनाते हैं फिल्म। तब से तैयारी चला, स्क्रिप्ट रेडी की और फिल्म आपके सामने। दादा इस सफलता के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दादा आपके साथ 4-5 सालों से मेरा संबंध रहा है। बस्तर पे आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तब से जो है मैं आपको श्रम करते हुए देख रहा हूँ। दादा ये भी जो फिल्म है ये रिसर्च ओरिएंटेड मूवी है, और क्या ऐसे दौर में जब फिल्म मेकर बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक बढ़िया जो ब्रांडेड हीरो, ब्रांडेड एक्ट्रेस, ब्रांडेड स्टोरी जिसके अंदर की खतरा बहुत कम होता है और सिनेमा घर फुल हो जाते हैं, आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? आपने ये रास्ता क्यों चुना? मुझे ये लगा था, मुझे क्या कोई हीरो हीरोइन की फिल्म नहीं बनाना था, मुझे मेरी फिल्म बनानी थी। मुझे मेरा फिल्म की कहानी बोलना था। मुझे जो कहानी मैंने इकट्ठा किया था 7-8 साल की रिसर्च में, वो कहानी बोलना था। वो बोलने के लिए अगर कोई बड़े हीरो या बड़े हीरोइन आते फिल्म में, तो फिल्म की जो सब्जेक्ट की अहमियत है वो कम हो जाता था। मुझे लगा कि स्क्रिप्ट हीरो है मेरी फिल्म में, तो स्क्रिप्ट को हीरो मान के मैंने इसकी कास्टिंग की। कास्टिंग बहुत डिफिकल्ट था। पहले तो सोचा था मैं केरल और साउथ इंडिया से एक्टर एक्ट्रेसेस लेके, लेकिन मिले नहीं थे। बहुत मुश्किल था क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड फिल्म था, तो बहुत एक्टर अपने फ्यूचर लेके थोड़ा सा चिंतित थे। तो लेकिन हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम की। 6-7 महीने लगा, लेकिन मुझे लगता है हमने बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस को इकट्ठा किया था। और ये फिल्म इतने बड़े होने के बाद जो एक्टर एक्ट्रेसेस को कोई नहीं जानता था, वो लोग सुपरस्टार बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल दादा, एक सवाल, क्योंकि फिल्म की कहानी पर बात करने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि आपके फिल्म को बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैं उस आलोचना पे बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा जो कि बड़ा बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अनावश्यक रूप से उनका, लेकिन उन्होंने बार बार ये प्रश्न उठाया कि ये 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया, और इसके बहाने, इस 32,000 के आंकड़े के बहाने उन्होंने आपके ऊपर तरह तरह से निशाना साधा है। तो मैं दादा ये प्रश्न आपके सामने ही रखता हूँ, जिससे कि जो मेरे दर्शक हैं इस बात को जान पाए कि ये 32,000 का आंकड़ा आया कहाँ से, और इस आंकड़े को सामने रख करके या इस बात का जो पूरा चारों तरफ प्रचार प्रसार हुआ और उसके कारण आपके ऊपर जो टारगेट हो रहा है उसके लेकर आपका क्या दृष्टि? हमने 1 जून को एक वीडियो जारी की, मैं और मेरी प्रोड्यूसर, उसमें 17 मिनट की वीडियो है। मौका मिले तो वीडियो आप इसमें दिखा जोड़ दीजिएगा, जहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर मैथमेटिक्स में 32,000 का
आंकड़ा को डिस्क्राइब की। जी। हमने वेट कर रहे थे इसकी फिल्म की मेन, लोगों को ना लगे कि हमने कोई बिजनेस गिमिक किए, इसलिए जब हमारी पब्लिसिटी की लास्ट पड़ाव पे पहुंचे तब हमने एक एक करके जो जो क्रिटिसिज्म हमारी फिल्म के खिलाफ थे उसकी जवाब दिए। क्या था 32,000 का दो एस्पेक्ट में जवाब देना था। एक था जो हमने टीजर बनाए थे फिल्म का, जहाँ पे हमारी हीरोइन मतलब जो लीड एक्ट्रेस है वो कैमरा के सामने आके बोलती है कि मेरे जैसी 32,000 लड़की इस रेगिस्तान में दफन हो चुके हैं। लोगों को ये लगा था, क्योंकि उसका पहले वाला सेंटेंस था मैं केरला से हूँ, तो वो लोगों को ये लगा था कि वो केरल से 32,000 लड़की रेगिस्तान में दफन हो गए, ऐसा कुछ बोल रहे। ये ऐसा नहीं था। एक्चुअली उसने ये बोलना चाहते थे कि इस रेगिस्तान में जहाँ पे वो बैठी थी, जो बैकग्राउंड में अफगानिस्तान था, वहां पे 32,000 लड़की दफन हो चुकी है। एक्चुअली वो संख्या बहुत पूरे दुनिया भर से कम 67,000 लड़कियां ईरान और इराक, सीरिया, येमेन पहुंची थी। तो ये उसका था। और इंडिया में 32,000 की नंबर ऐसा था। 12 जून शायद 2012 उमान चंडी तब चीफ मिनिस्टर थे केरल की, उन्होंने कुछ एक लिखित क्वेश्चन के आंसर में ये बोला था केरल असेंबली की फ्लोर में कि 2006 से 2012 ये 6 साल में 7,713 लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये एक ऑफिशियल नंबर था हमारे पास। केरल में 2 ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है, विच इज यूनिक। कोई देश में कोई ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर हो सकता है, ये पहले बार लोगों को पता चला। उसमें उनकी ऑफिशियल डेटा में 2015 में 903 और 2016 में 1312 ये नंबर ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। उससे पहले कोई नंबर नहीं दिए, उसके बाद की कोई नंबर नहीं दिए। हमने जो नंबर ऑफिशियली मिला सिर्फ उसको जोड़ा। इसकी कई गुना ज्यादा अनऑफिशियली और अलग अलग सूत्रों से हमारे पास खबर पहुंचता है। तो ये 3 नंबर मिला। फिर केरल में एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्षा विद्या समाजम, जहां की लड़कियां मेरे फिल्म की रिसर्च में बहुत मदद की है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास करीबन 7,000 लड़कियों की लिस्ट है जिन्होंने इनको रेस्क्यू किए। जैसे मैंने आपको कहानी बताया उस लड़की की, तो उस नंबर के साथ ये 7,000 जोड़ते हैं। और एक लॉयर है, हिंदू जागरण महासभम, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये लॉयरों की ऑर्गेनाइजेशन ये डिस्ट्रेस महिलाओं को मदद करते हैं। उनकी संख्या करीबन 13 से 14,000 लड़कियों को ये लोग 2005 से लेकर 2013 मतलब 18 साल में ये संस्था सेव की है। उनका कंप्रीहेंसिव एक लिस्ट है। ये तीनों नंबर अगर जोड़ेंगे ना तो ये संख्या होता है 31,900 समथिंग, राउंडेड 32,000। ये हमने एक अलग से एक वीडियो बना के इसको लोगों के सामने, तो ये 32,000 की कंट्रोवर्सी अभी खत्म हो गई है। अभी हमारे खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है कि हमने प्रोपागेंडा फिल्म बनाया। हमने हमारी फिल्म बीजेपी आरएसएस की मदद से बना। बस ये पूछने ही वाला था मैं, तो मैं उसकी भी जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 हमारी फिल्म आरएसएस बीजेपी की जब अगर मदद से मिले तो केरला, बिहार, ये राजस्थान, इन जगह पे हमारी फिल्म, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट नहीं है। आप ये मेरी आंकड़ा नहीं है, आप गूगल की आंकड़ा में चेक कर सकते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में ये फिल्म देखा है लोगों ने कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे इन सारे जगह से आए जहां पे बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये फिल्म बनाने के लिए और ये इंफॉर्मेशन को फिल्म में लाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा सबसे ज्यादा 2013-2014 में था, जब केटी शंकरन का हाथ काट दिया गया था, क्योंकि उसने पहले बार ऑफिशियली बोला था 4,000 लड़कियों की 2006 से 2010 के बीच कन्वर्शन हो चुका है। बिल्कुल। हमने इसको जो टर्मिनोलॉजी है, जो सबसे ज्यादा प्रचार होता है, लाभ जिया,
हमने पूरे फिल्म में लव जिहाद शब्द भी यूज यूज नहीं नहीं किया, किया, बिल्कुल। हमने मैनिपुलेटिव कन्वर्शन यूज की, क्योंकि हमें लव शब्द को वेरी प्रोमिनेंटली हमारी फिल्म में है जी। और जिहाद भी वेरी प्रोमिनेंटली है, लेकिन हमने ये दोनों को इकट्ठा इसलिए यूज नहीं की, हम इस फिल्म को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि लव जिहाद की बियॉन्ड भी इतनी संख्या में मैनिपुलेटिव वो हो रहा है, इंटेलेक्चुअल जिहाद हो रहा है, बहुत सारे ड्रग जिहाद हो रहा है, ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है सबको हमने मैनिपुलेटिव एक लार्जर नाम हमने दिया था, मैनिपुलेटिव विच कॉम्प्रेसेस एवरीथिंग। और दूसरी चीज ये है, ये जो शब्द प्रोपागेंडा यूज किया गया है हमारी फिल्म के खिलाफ, वो लोगों ने किया है जो फिल्म नहीं देखा। फिल्म देखने के बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होके लोगों ने बात की है, और ये फिल्म जिस तरह बिजनेस, जिस तरह फुटफॉल हो रहा है अमेरिका में, यूरोप के अलग अलग कंट्री में, सिंगापुर में, यूके में, प्रोपागेंडा हमारे देश में हो सकता है। प्रोपागेंडा जब 37 कंट्री में एक साथ होता है तो और प्रोपागेंडा रहता नहीं है। दादा, इससे जुड़ा मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आज अफगानिस्तान की स्थिति बदल गई है, आज ISIS का भी लगभग पतन हो चुका है लगभग। ऐसे में जो केरल स्टोरीज और ये जो प्रकरण है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये भविष्य में कितना प्रासंगिक बना रहेगा, या ये फिल्म आज जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसकी प्रासंगिकता को लेकर कैसे जो है मतलब उसको वो करते हैं? राजीव जी, बात ये है कि आईसिस बेशक आज के तारीख में दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा जी, लेकिन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यूरोप के कई देशों में, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, ये कंट्री खत्म होने की तादाद पे आ गए, टुकड़े टुकड़े होने की तादाद पे आ गए। इवन फॉर दैट मैटर लंदन, यूके, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसे हबॉक क्रिएट किया है कि यूरोप आज के तारीख में मतलब प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों की हाथ में चले गए, और ऐसी स्थिति में मेरी फिल्म बहुत ज्यादा रिलीवेंस के साथ उभर के आए है, क्योंकि ये जो मोडास ऑपरेंडी है ये सारे इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप की, एग्जैक्टली सेम मॉडल इंडिया में ये लोग चला रहे थे। और हमारी देश की विडंबना यही है कि यहाँ पे हर चीज पॉलिटिकल आंखों से देखा जाता है, और यहाँ पे मुसलमान जो शब्द है वो कोई फिलोसफी या आइडियोलॉजी या मजहब का नाम नहीं है, वो एक वोट बैंक का नाम है। ये माइनॉरिटी वोट और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियंस इस मुद्दे को कभी सामने नहीं लाते, इसलिए ये लोग जब इनकी मौका आता है बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं होता है। जब मैं केरल में टेररिज्म का बात करने लगे तो ये लोग बोलने लगे कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये लोग इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़े हैं। मैं तो मेरी फिल्म में 11 बार सिर्फ आईसिस का नाम बोला है, 5 बार सिर्फ इस्लामिक टेररिज्म का नाम बोला। मैंने इस्लाम धर्मों के धर्म के बारे में बात नहीं की, मैंने ये बोला कि इस्लाम को इस्तेमाल करके ये लोग कैसे हमारी देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा एक खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल लूंगा इसका कि आप दादा, ये फिल्म बहुत सफल हुई और दादा आपकी आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई, आप अपनी सफलता को कैसे मूल्यांकित करते हैं और अपनी आलोचना को किस तरह? नहीं, आलोचना, अगर आलोचना टेक्निकल आलोचना, सिनेमा के ऊपर आलोचना है, मैं बहुत हम्बली उसको लेता हूँ। मेरी फिल्म अगर आपको अच्छा ना लगे, मेरी स्क्रिप्ट अगर अच्छा ना लगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सीख है। तो मैं एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए जो जिंदगी की लड़ाई था इस मुकाम तक आने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी सफलता या कोई भी क्रिटिसिज्म ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि हमने जीवन के संघर्ष को इतना नजदीक से देखा, तो हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही फील होता है। मुझे सिर्फ एक दुनिया को थैंक्स बोलने की मन करता है कि सबकी क्रिटिसिज्म है, शायद आपने मुझे विश किए थे, आपकी विश मेरे लिए काम कर गए, जो लोगों को अलग अलग समय पे जो लोग मुझे मदद किए, तो मेरे अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड है कि सबकी मदद से, सबकी आशीर्वाद से, सबकी विशेष से मुझे सफलता मिली। क्रिटिसिज्म जो पॉलिटिकल या कुछ और किस्म की क्रिटिसिज्म है, वो मुझे ज्यादा टच नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई मेरे साथ है, और अगर सच्चाई मेरे साथ नहीं होता
तो फिल्म इतने बड़े सक्सेस नहीं होता। और इतने बड़े सक्सेस तभी हो सकता है जब हर वर्ग की, हर समाज की, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, हर सोच की लोग फिल्म को देखा है, तभी जाके इतने बड़े। और इतने सारे सोशल मीडिया में हमें प्रेस मिला। एक मुसलमान लड़की केरल से, लास्ट कहानी में बताता हूँ, फिल्म ट्रेलर रिलीज और फिल्म रिलीज के बीच में 10 दिन का टाइम था। तो इन्होंने मुझे, लड़की ने मुझे रोज गाली देता था, मुस्लिम लड़की थी, कि मेरी धर्म के खिलाफ आप फिल्म बनाए, आप देश की शत्रु हो। रिलीज की दूसरे दिन वो लड़की ने मुझे लिखा है भैया, शी यूज द वर्ड भैया, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज पब्लिकली बिकॉज आई सॉ योर फिल्म एंड आई रियलाइज यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू माई रिलीजन एंड एवरी पेट्रियाटिक इंडियन शुड वॉच दिस फिल्म। तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने फिल्म देखने के बाद मेरे पास आए हैं, उनकी आशीर्वाद और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेता। अगले फिल्म में शायद और एक नया सेट ऑफ क्रिटिसिज्म होगा। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, अच्छा लगता है यहाँ से लड़ाई। दादा यहाँ से आगे क्या आपकी? हम लोग आज बस्तर में बैठे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके सपनों के साथ कुछ मिलके कुछ करेंगे, अभी बताएंगे आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इतना समय मेरे दर्शकों के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।